महोदय, जब हम भारत की संपदाओं और उत्पादन के उपादानों के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं तो उस समय अनिवार्य रूप से उपयुक्त टेक्नोलॉजी से संबद्ध प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इसके लिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह तो अलग अलग उद्योग के लिए अलग अलग होगा। कुछ उद्योग अपरिहार्य रूप से पूंजी प्रदान होंगे। इसका हमारे सुधारों और विदेशी निवेश से कोई संबंध नहीं है। हमारे अपने सरकारी क्षेत्र में स्थापित कई उद्योग बहुत ही पूंजी प्रदान हैं। ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां उत्पादन के श्रम प्रधान तरीकों का उपयोग होता है और वे प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं। सारी दुनिया में हम आज यह देख रहे हैं कि एक जगह वेतन अधिक होने के कारण तथा दूसरी जगह सस्ते विकल्प होने के कारण उद्योग अपने स्थान बदलते रहते हैं। यह बात एक दूसरे से कतई भिन्न क्षेत्रों पर भी लागू होती है, जैसे वस्त्र उद्योग, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य उद्योग। अन्य स्थानों से आकर भारत में जो निवेश किए जा रहे हैं वे ठीक इन्हीं कारणों से किए जाते हैं और ये उद्योग बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करेंगे। यह आर्थिक निर्णय लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग होता है। ऐसा सोचना अनुभवहीनता ही कहा जाएगा कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना लोग जानबूझकर करें, बिना इस बात पर विचार किए कि दोनों देशों में आपेक्षिक मूल्य और हमारे सुस्थापित तुलनात्मक लाभ क्या हैं। उसी के साथ जहां पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजियों और उच्चतर उत्पादकता तथा वेतन साथ साथ चलते हैं, उनका हमें स्वागत करना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। अंतिम निर्णय तो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करेगा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हमारे उद्यमी निर्णय करने में किसी से कम कुशल हैं। तथापि यहाँ पर यह जोर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी का चुनाव अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विदेशी टेक्नोलॉजी का आयात करने वालों को देश में उपलब्ध टेक्नोलॉजियों की भी सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी का विलयन और अंगीकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना टेक्नोलॉजी को तैयार करने की क्षमता पैदा करना। हमारे पास क्षमताएं हैं और इस क्षेत्र में हमें अपनी संपदाओं का इष्टतम उपयोग करना चाहिए। वास्तव में तो अपने ही देश में विकास और अनुसंधान करने का स्थान और कुछ नहीं ले सकता, तभी हम प्रतियोगिताओं का लाभ उठा सकते हैं। विशेषकर उस स्थिति में जब अन्यत्र टेक्नोलॉजी में विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और उनके पुराने पड़ने की दर भी बहुत ही ज़्यादा है। यह बात पूरी तरह स्वीकार की जाती है कि नियंत्रणों और परमिटों की प्रणाली से ईमानदारी का खात्मा हो जाता है। उदारीकरण प्रक्रिया का तात्पर्य इन नियंत्रणों को समाप्त करना है। मुझे यह देखकर सचमुच बहुत खेद होता है कि इस संक्रमण काल में जब हम लाइसेंस राज से उदारीकरण की प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, संरचनात्मक समायोजन हो रहा है। महोदय,
पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में एक उत्साहजनक जागरूकता देखने को मिल रही है। जैसे जैसे हम अपने विकास का खाका बनाने लगे हैं, वैसे वैसे यह बात अनुभव की जाने लगी है कि वह अपने बूते पर खड़ा रह सके और पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त हो। अपने देश की जनता के प्रति हमारा यह दायित्व है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करें अपने प्रयासों द्वारा, और यदि आवश्यक हो तो विदेशी टेक्नोलॉजियों का उपयोग करके हमें पर्यावरण के विनाश की संभावनाओं को हल करने की चेष्टा करनी चाहिए। असल में तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत इस दिशा में पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक जिन टेक्नोलॉजियों का प्रयोग किया है वे विनाशकारी रहीं और उन्हें तुरंत छोड़ देने की आवश्यकता है। वे भी नई टेक्नोलॉजियों की खोज कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे बहुत पीछे नहीं हैं। कमोवेश हम उनके साथ साथ ही हैं। इसलिए हम सबके लिए, अन्य देशों के लिए भी और हमारे देश के लिए भी यह संभव होगा कि हम मिलकर समूचे विश्व के लिए, इस पृथ्वी ग्रह के लिए अपना योगदान दें, ताकि मिलजुल कर सहयोग से हम पर्यावरण की रक्षा के उपाय ढूंढ सकें। ब्राज़ील में 2 वर्ष पहले हुए विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन में जिस कार्यसूची 21 को हमने स्वीकार किया था, वह इस बात का अच्छा उदाहरण है और मुझे विश्वास है कि इस कार्यसूची के अनुसार काम किया जा रहा है। यद्यपि कोई भी काम बिना कठिनाइयों से भरा नहीं होता, विशेषकर जब इसे जटिल विश्व में एक जटिल स्थिति में लागू करना पड़े, परंतु मुझे विश्वास है कि स्थिति आशाजनक है और यह आशा बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक विश्व के पर्यावरण के भविष्य का सवाल है, वह पहले जैसा अंधकारमय नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजियों को अपनाना संभव होना चाहिए जिनसे पर्यावरण के बेहतर स्तर कायम हो सकें, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण मिल सके और व्यर्थ पड़ी चीज़ों की बेहतर व्यवस्था हो सके। पहल करने के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे पर्यावरण को होने वाले खतरे को रोका जा सका है और लागत की दृष्टि से भी वे प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं। इस बड़े चिंतनीय विषय पर विचार करते समय हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। हमारी सांस्कृतिक परंपरा विशेष रूप से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रही है, इसलिए हम अपने देसी ढंग से भी इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि सुधारों का यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है, विशेषकर इतने बड़े आकार के एक लोकतंत्री देश में। जिस देश ने भी इस दिशा में चेष्टा की है, यह उनके लिए बड़ा दुष्कर कार्य सिद्ध हुआ है। मुझे इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है और राजनीतिक दृष्टि से भी इस मार्ग का चुनाव करना एक